कि उतार और चढ़ाव, पहले तो वोलेटिलिटी का मतलब समझ ले लोग, क्योंकि वोलेटिलिटी का मतलब है कि उतार और चढ़ाव में अचानक से वृद्धि आ गई है। हाँ, राइट। पहले बहुत छोटे एंगल पे, यानी कि मार्केट की जो मूवमेंट होती थी वो थोड़ी सीमित दायरे पे होती थी, लेकिन अब बिल्कुल। वो दायरा कहीं ना कहीं से बढ़ा है। हम्म। और उसके पीछे की साफ साफ एक वजह आपने बिल्कुल कहा कि इलेक्शन का है। जिस तरीके से लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, कभी किसी एक पार्टी के लिए अच्छा होता है, किसी एक पार्टी के लिए बुरा होता है, तो राइट। इसकी वजह से भी, इलेक्शन में अनसर्टेनिटी की वजह से भी यहाँ पर वोलेटिलिटी बढ़ी है। लेकिन इसके पीछे, इसके अलावा कम से कम तीन और वजह है। राइट। चाइना का तो है ये कि एफआईआईज यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन डीआईआईज की बाइंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। राइट। दूसरी तरफ अगर आ जाते हैं तो आपको एक क्लियर यहाँ पर अंदाजा ये भी लगेगा कि जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसमें भी कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं मिला है। दूसरी तरफ अगर देखते तो यूएस का जो अभी डेटा आ रहा है निकल करके, चाहे वो जॉबलेस क्लेम डेटा हो, चाहे वो उनका होम डेटा हो, वो कहीं ना कहीं से अनसर्टेन होता जा रहा है। और इसी वजह से यूएस का मार्केट भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं से करेंसी में फ्लक्चुएशन बढ़ गया, बॉन्ड की यील्ड में वहां पर इंपैक्ट आ रहा है। तो ये कई वजह हैं जो एक साथ इलेक्शन के टाइम पे हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको ये वोलेटिलिटी या फिर ये उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जो ये वोटिंग परसेंटेज है, अगर हम 4 फेजेस का देखें, वो 2019 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहा है। उस टाइम पे 79 के आसपास था, इस बार 66 के अराउंड रहा है 4 फेजेस का। तो क्या इसको भी आप रीजन मानते हैं स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी के पीछे, कि ये भी इम्पैक्ट डाल सकती है? बिल्कुल, देखिए सबकी नजरें तो इस समय इलेक्शन पे ही हैं इलेक्शंस पे कि है। कौन पार्टी आएगी, कैसा होगा, मिक्स तो नहीं होगा। और जब देखिए क्यों आपको ये वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, मैं किसी से बात कर रहा था और उनकी बात कहीं ना कहीं से बड़ी ठीक सी लगी, क्योंकि जब आंकड़ों को खंगालें, जैसे इस समय देखिए बीजेपी का जो वोटर है, एक बार को बीजेपी की बात करें, अगर बीजेपी के वोटर की बात करें तो थोड़ा सा जो अभी गर्मी का माहौल चल रहा है उसमें लोग कम निकल रहे हैं, और उनको लोगों को कहीं ना कहीं से लग रहा है कि बीजेपी तो आई रही है, आई रही और है। इसी वजह से शायद वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। अब उस वोटिंग परसेंटेज अगर एक जरूरत मात्रा से कम हो जाता है तो वो बीजेपी के लिए ही रेड साइन दिखाना शुरू कर देता है। राइट। और अगर इसी चीज को आप दूसरी तरफ देखें तो जो अभी तक आंकड़े आए हैं उसमें कहीं ना कहीं से ये अनसर्टेनिटी ही स्टॉक मार्केट को कहीं ना कहीं से, मेरी समझ से, बार बार उतार और चढ़ाव की में मदद कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अनसर्टेनिटी, ये जो वोटिंग का परसेंटेज है, ये पूरा का पूरा इंपैक्ट कर रहा है। यहाँ से ना मुझे अमित शाह की स्टेटमेंट याद आ रही है जो उन्होंने रिसेंटली दी थी। ही सेड कि जो भी अभी मार्केट में उठापटक चल रही है, इसके पीछे इलेक्शन को इससे जोड़कर ना देखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि 4 जून से पहले आप खरीदारी कर लीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है। तो इस स्टेटमेंट पर आपका क्या टेक है? देखिए 4 जून को खरीदेंगे तो शायद उतना प्रॉफिट ना आए, लेकिन हाँ, अगर आज से आप अपनी आज से। प्लानिंग करेंगे हाँ। तो मैं जरूर श्योर हूं कि आपको प्रॉफिट जरूर आएगा। और उसका एक पीछे की वजह भी है, क्योंकि फंडामेंटल डेवलपमेंट काफी अलग दिखाई दे रहे हैं। अभी जहां तक एफआईआईज ने अभी तक करंट डेटा को अगर देखे तो उनका जो सेलिंग जो प्रेशर था वो अब कम होता जा रहा है, यानी कि अब उनको भी कहीं ना कहीं से ये अनसर्टेनिटी जो है वो कम लग रही है, और ये क्लियर कट लग रहा है कि नहीं, मार्केट तो भागेगा। और मार्केट, अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो आपको ये क्लियर अंदाजा लग जाता है कि कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा। इसीलिए शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर मास बाइंग आपको अब देखने की शुरू मिल रही है। और रिटेलर का पार्टिसिपेशन जब से आप पिछले 1-2 सालों से अगर आप देखें तो रिटेलर का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब एफआईआईज की सेलिंग का उतना इंपैक्ट नहीं होता। फंड हाउसेस बहुत बाय करते हैं। इनफैक्ट एक जो यहाँ पर डी कंट्रोल वे में दिखाई दे रहा है वो है आरबीआई। देखिए शक्तिकांता दास जी का 2 टेन्योर हो चुका है, तीसरा टेन्योर कोई करता नहीं है, या फिर वो चांसेस नहीं होते। और इस समय गवर्नमेंट उनके रेगुलेशन पे नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं से जो मुझे एक निगेटिव दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि कहीं पूरा का पूरा जो आरबीआई है वो क्लीन अप में लगा हुआ है। और उस क्लीन अप के चक्कर में कई ऐसे स्टेटमेंट आ जा रहे हैं जो मार्केट को अच्छे नहीं लग रहे हैं। और इसी वजह से मार्केट में वो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो कहीं जो आप अगर कंप्लीट रीजंस को देखेंगे तो उसमें ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, राइट। देखिए 4 जून को इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में 2 सिचुएशन हो सकती है। बीजेपी या तो बहुमत से जीत जाएगी, या फिर जो इंडिया अलायंसेज है वो अपनी सरकार बना लेंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, 1 बाय 1 अगर हम समझने की कोशिश करें दोनों ही सिचुएशंस में, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी? देखिए अगर एक दोनों सिनेरियो में ले रहा हूं, हाँ। तो एग्जांपल आपका पहला लेते हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट बन जाती है तो मार्केट का क्या होगा। देखिए अगर मोदी जी की गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो एक बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। और बड़ा अप ट्रेंड जो होगा वो मैं ये समझता हूं कि कम से कम 10% के आसपास तक का रैली
यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि सिंगल डे का होगा, यानी 5-7% तो इमीडिएट बेसिस पे होगा। अगर आज से देखेंगे तो आपको 16-18% की रैली दिखाई देगी। अब अगर इस सिनेरियो को सेम उल्टा कर देते हैं, मिक्स सरकार आती है, तो आपको सिर्फ फंडामेंटल वाले स्टॉक्स ही बचते हुए नजर आएंगे, अदरवाइज एक सेल ऑफ उतना ही उल्टा दिखाई देगा, और जिसमें कि मार्केट 5 से 7% तक नीचे खुल सकती है। तो ये सिनेरियो यहाँ पर क्लियर कट दिखाई देता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए शायद ज्यादातर जब भी मोदी जी की बात होती है या उनके जीतने की संभावनाएं बढ़ती हैं, मार्केट खुश हो जाता है और हरे रंग को लहराने लगता है, और जैसे ही थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होती है वो वापस से दुखी होता है और रेड कलर को जो है वो लहराने लगता है। तो कहीं ना कहीं से अनसर्टेनिटी थोड़ी ज्यादा है। शेयर मार्केट में क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है एक स्टेबल गवर्नमेंट का? जब एक गवर्नमेंट स्टेबल रहती है तो शेयर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है? शेयर मार्केट क्या चाहती है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? देखिए, एक आम आदमी क्या चाहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी, उसकी पॉलिसीज स्टेबल होंगी, वो पॉलिसी जो है वो आम आदमी से जुड़ी हुई होगी। 10 साल तक मोदी जी की गवर्नमेंट रहने के बाद आपने स्टॉक मार्केट में 54% तक की रैली देख ली। मैं एक कंपैरिजन अगर मिड कैप स्मॉल कैप की करूं तो एक साल में मिड कैप और स्मॉल कैप ने 55% से 45% की रैली दिखाई। नॉर्मल निफ्टी जैसे इंडेक्स ने यहाँ पर आपको 18% से ऊपर सरप्राइज किया। तो यानी स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब है इकोनॉमी का पहिया अच्छे से चलते रहना, और पॉलिसीज के डिसीजंस आपको समय समय पर आते रहते हैं। अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी तो अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, और हमारे सामने एग्जांपल है, यूरोजोन को आप देख लीजिए, जो एक टाइम पर लीड करता था, आज उनकी सिचुएशन क्या है। अब हम पाकिस्तान की तो चर्चा ही ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ अगर यूएस में भी देखें तो सेम सिचुएशन कुछ ऐसी ही इलेक्शंस की वजह से पिछले जो 10 सालों में यूएस पीछे हुआ है, वो अपनी पॉलिसीज की वजह से पीछे हो रहा है, और कहीं ना कहीं से वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, लीडरशिप उतने स्ट्रांग नहीं आए हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट में इंपैक्ट है। तो अभी आपको क्या लगता है जो ये वॉलिटिलिटी है रिजल्ट्स आने के बाद भी कब तक जारी रह सकती है, या फिर उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी, वॉलिटिलिटी नहीं रहेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ आपको मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड काफी स्ट्रांग दिखाई देगा, और बजट के आने के बाद, यानी कि जब नई गवर्नमेंट बनेगी, बजट आ जाएगा, उस टाइम के बाद जो ऐसा होता है ना कि जब आंधी चलती है तो कुछ चीजें आपको फोर्सली उड़ती हुई दिखाई देती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिना फोर्स के उड़ती हुई दिखाई देती हैं। स्टॉक मार्केट में भी सेम ऐसा ही होता है। कुछ स्टॉक न्यूज के बेसिस पे चलते हैं, कुछ फंडामेंटल के बेसिस पे चलते हैं, कुछ उसी की हवा में चलते हैं। तो यहाँ पर जो हवा में चल रहे थे ना, वो वापस हवा से धरातल पर आ जाएंगे। तो ये सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये बजट के बाद आपको देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि इस चीज को जानना, पहचानना और आम आदमियों को उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक होके बात करते हैं। मान लीजिए एक केस बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, उसके बाद कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें तेजी आएगी और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए, बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, टफ भी है अगर देखा जाए तो, लेकिन ये जरूर है कि अभी जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसमें अगर मैं जाता हूं तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो जिस तरीके से अभी अमित शाह जी की स्टेटमेंट देखने को मिली, क्लियर है कि पीएसयूज तो चमकेंगे, और पीएसयूज चमकेंगे नहीं, बहुत चमकेंगे। अब कौन से सेक्टर आ जाते हैं? देखिए, बैंकिंग काउंटर का पहिया सबकी उससे ही चलता है, क्योंकि चाहे आप पावर को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर एनर्जी काउंटर को देखें, जो जिस हिसाब से ईवी और खास तौर से ऑटो सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, इसका मतलब है कि इनमें बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, और जो अग्रेशन अप ट्रेंड अभी चल रहा है वो अप ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। लेकिन किसको दुख होगा उसमें अगर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक रियलिटी काउंटर थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में चला जाएगा, और लॉन्ग टर्म पे, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब अगर मोदी गवर्नमेंट बनती है, 5 साल तक रहती है, तो आने वाले 3 सालों तक रियलिटी काउंटर में वो दमखम नहीं दिखाई देगा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखाई देगा, लेकिन रियलिटी काउंटर में वो अप ट्रेंड नहीं दिखाई देगा। दूसरा, आईटी काउंटर अभी जूझ रहा है, बाहर की जो मंदी है उससे भी असर आ रहा है, और डोमेस्टिक लेवल पे भी वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, उससे भी यहाँ पर एक रुकावट देखने को मिल सकती है। तीसरा, एक जो सेगमेंट जो ना तो चढ़ेगा ना तो गिरेगा, यानी जो है वही रहेंगे, उसमें आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी के जो कंपनीज हैं उनमें बहुत ज्यादा कुछ वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। अब इसी वाले क्वेश्चन को मैं आपसे रिवर्स करके पूछती हूँ, अगर इंडिया अलायंसेस गवर्नमेंट बनाती है,
अब पता नहीं कितने चांसेस हैं कि नहीं है, बट फिर भी अगर वो लोग अपनी सरकार बनाते हैं तब कौन से सेक्टर्स में हमें तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, जो जो यहाँ पर टॉप लूज, जो मैं कह रहा था कि आपको हाँ, गिरता हुआ नजर आएगा, राइट। वो मुझे लगता है स्टेबल हो जाएगा। यानी कि रियलिटी थोड़ा सा रुकता हुआ सा नजर आएगा, लेकिन रियलिटी का बम काफी जो है वो बूम हो चुका है। मुझे लगता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, थोड़ा स्टॉक्स यहाँ पर अब नीचे आने चाहिए, पहला। दूसरा है कौन से सेक्टर, देखिए पावर के, मैंने जिन स्टॉक्स की चर्चा करी है उनमें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, हाँ। लेकिन वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर पे काफी डिमांडिंग है। जैसे कि पावर की डिमांड कम नहीं होने वाली हमारी, तो पावर तो हमारी नेसेसिटी है, माइनिंग हमारी नेसेसिटी है, बैंकिंग काउंटर हमारे चलेंगे, लेकिन कुछ चलेंगे। पर्टिकुलर बैंक चलेंगे, हो सकता है प्राइवेट बैंक में ज्यादा रैली आपको देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी या कुछ वैसा अगर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद यहां पर एक बार को एनर्जी काउंटर और जो ईवी और ऑटो सेक्टर ग्रो कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती है, और खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को काफी बड़ा झटका लग सकता है, और उनमें कई कंपनीज की परफॉर्मेंस पुअर हो सकती है, या फिर उनको कई चीजों से जूझना पड़ सकता है। अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को, तो वो जो एक लग रहा था कि शायद इनको प्रोजेक्ट मिले हैं, उसकी वजह से रैली देखने को मिली, तो वो प्रोजेक्ट थोड़े से खटाई में पड़ सकते हैं, और उसका एक इम्पैक्ट जो है उन कंपनी के शेयरों में देखने को मिल सकता है। अब ये सवाल निवेशकों के लिए है कि इस वक्त निवेशकों को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, उनका पोर्टफोलियो इस वक्त कैसा होना चाहिए, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, बजट से पहले तक कैसा पोर्टफोलियो उनका होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, मैं एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करता हूं, और जो उससे मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मार्केट कहां जा रहा है मुझे नहीं पता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कौन सी सरकार आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिक डिमांड्स हमारी चलेंगी, बेसिक स्टॉक मार्केट रहेगा, और उसको अगर मैं देखता हूं तो मैं 5 सेक्टर सेलेक्ट करता हूं, और 5 सेक्टर से 5 स्टॉक्स को, एक एक सेक्टर से 5 स्टॉक उठाता हूं, यानी टोटल मेरे पास 5 सेक्टर हो गए, और 5, एक सेक्टर से 5 स्टॉक मतलब 25 स्टॉक हो गए, यानी कि आपका पोर्टफोलियो 25 स्टॉक का होना चाहिए, पहला। चाहे आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो, और चाहे आप 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो, या आप उससे बड़ा अमाउंट लगा रहे हो, ज्यादा स्टॉक रख लेंगे तो भी परेशान होंगे। तो 25 स्टॉक की एक बास्केट ले लीजिए। अब किन को लेना है, अभी हमने चर्चा करी, बैंकिंग, बिना बैंकिंग के कोई सेक्टर मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जरूरत है ही है। दूसरे काउंटर की तरफ आए, हमने कहा अभी माइनिंग की, क्योंकि वो ऐसी डिमांड है जिसे कम नहीं होना, उसकी रहेगी। तीसरे काउंटर की तरफ आ जाए, तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो ओवरऑल अभी जो ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर काउंटर एक साथ दिखाई देंगे। लेकिन अगर बहुत सेफ चलना है और मार्केट में बहुत इंपैक्ट नहीं लेना, तो यहाँ पर फार्मा सेक्टर को जरूर यूज करें, क्योंकि फार्मा सेक्टर में भी बहुत सी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, रिसर्च पर बहुत कंपनियों ने खर्च किया है और उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर फार्मा सेक्टर को भी जरूर लेना चाहिए। अब आ जाते हैं ऑटो सेक्टर, एक लास्ट सेक्टर बचता है, क्योंकि 4 सेक्टर मैंने बता दिए। ऑटो में यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ये कर लीजिए कि ऑटो और ऑटो ऑक्सिलरीज, यानी उनके पार्ट, देखिए 100-125 करोड़ की पॉपुलेशन है, कार की बिक्री हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है, आज भी वेटिंग चल रही है, तो फंडामेंटल डिमांड तो रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सेक्टर से 5 स्टॉक दिग्गज उठाइए, कोई छोटे मोटे स्टॉक मत उठाइए, जिनका नाम नहीं सुना उनको मत करिए, इन स्टॉक्स की बास्केट बनाइए। मार्केट कहीं भी जाए, गवर्नमेंट कोई भी बने, ये स्टेबिलिटी आपको बरकरार रखेंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में मदद करेंगे। बिल्कुल। देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है ना जिसको पंडित कहा जाता है। शेयर मार्केट का मूड बता देता है क्या होगा क्या नहीं। आपको क्या लगता है इस वक्त शेयर मार्केट का मूड क्या कह रहा है, किसकी सरकार बनेगी? देखिए, शेयर मार्केट जिस हिसाब से अपनी हंसी दिखा रहा है, अपनी तैयारी दिखा रहा है, उसके हिसाब से जो करंट गवर्नमेंट है उसको ही कंटिन्यू करना चाहिए। और आपका क्या कुछ टेक है, आपके क्या पर्सनल व्यूज हैं? देखिए, जैसे उनका एक नारा है, जो यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा, जो उन्होंने 400 पार का एक नारा दिया है, कहीं ना कहीं से अगर 400 की बात की जाए तो थोड़ा सा एक्सट्रीम पॉजिटिव दिखाई देता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो उतने स्ट्रांग नंबर नहीं, लेकिन पिछली बार जो नंबर आए थे उससे थोड़े बहुत नंबर अगर कम भी आते हैं तो भी वो इम्पैक्ट उतना नहीं होगा। लेकिन ये क्लियर है कि बहुमत जो है वो शायद करंट गवर्नमेंट को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर 400 पार वाला जो नारा दिया गया, अभी अमित शाह ने अभी रिसेंटली भी बोला था कि 400 पार तो हमारा आएगा ही आएगा, और उन्होंने ये 4 फेज की वोटिंग होने के बाद ये वाली बात कही थी, तो उस वक्त शेयर मार्केट ऐसा कुछ है कि बहुत अलग तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है अगर 400 पार आ जाता है तो?
देखिए अगर 400, अब ये देखिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और मैं इसका थ्योरेटिकली आंसर दूंगा। अगर बीजेपी गवर्नमेंट 400 पार के पास आती है तो उसका इम्पैक्ट जो करंट मार्केट में रैली आपको दिखाई देगी, जैसे मैंने कहा कि आपको 5 से 8% और 10% की रैली दिखाई दे सकती है, वो रैली तो आपकी 5% के बजाय आप उसको 1.5-2% बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखते हैं तो उनकी रैली का टेन्योर और बढ़ जाएगा, राइट, ये इम्पैक्ट होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सो ये कुछ बातें हैं जो निवेशकों को इस वक्त ध्यान रखनी चाहिए। और अभी आपको रवि सिंह जी ने बताया है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, दोनों कंडीशन, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट बने या फिर वो इंडिया अलायंसेस बने, कोई भी सरकार जब बनती है तो किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा वो हमने डिटेल में समझ लिया है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।